हे एवरीवन, आज है हमारा 11th एपिसोड हमारा पॉलिटीन वन पेजर सीरीज़ का। हम ऑलरेडी 10 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर आप सारी क्लासेस देख कर आए हैं तो वेल एंड गुड, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड आज की क्लास आपको बहुत ईजी लगने वाली है, स्पेशली अगर आपने कल वाली क्लास ढंग से देखी है तो, है ना। कल हमने किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उसको, और वहीं से हमने ना काफ़ी सारा पढ़ लिया था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेनली आज आपको सारे पॉइंट्स आते हैं, आपको बहुत इजी लगेगी आज की क्लास। सिर्फ कुछ केसेस हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं, और हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आज हम ध्यान से देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब ये है हमारा पॉलिटीन वन पेज। ये मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, और आपको यूट्यूब पे ही पोस्ट वाले जो सेक्शन है वहाँ पे आपको ये मिल गया होगा सुबह ही। अब देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो आपको वन पेज में सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आपको ये दिख रहा होगा हमारा। लेट मी सेलेक्ट द पेन प्लीज़। सो यस, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस दिख रहा होगा। इवोल्यूशन कैसे हुआ है, बस यही वाला जो मेन पार्ट है आज हमें पढ़ना है। बाकी ये एलिमेंट्स क्या हैं, पार्लियामेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, प्रीलिम्स ट्रैप क्या है, ये वन लाइनर रिवीजन है, ये आप ऑलरेडी कल की क्लास में और पहले वाली क्लासेस से कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है ये। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अब इसको डिटेल में। अब सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड ऑरिजिन्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहले याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये आर्टिकल 368 में देखने को मिलता है ये वाला प्रोविजन, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे। सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो आर्टिकल 368 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं एंड ले डाउन कर सकते हैं प्रोसीजर को, कि किस अकॉर्डिंग भी करना है। ओके, अब देखते हैं टेक्सचुअल साइलेंस। इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ना बेसिक स्ट्रक्चर, ये कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे ट्रैप से जहाँ से फंसाया जाता है। ओके, लेट मी सेलेक्ट दिस। ओके, फिर है हमारा जुडिशियल डॉक्ट्रिन। अब जुडिशियल डॉक्ट्रिन क्या है यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर जो वर्ड है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ये क्या है, मेंशन नहीं है तो मीन्स ये इवॉल्व किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे, मतलब जैसे केस बाय केसेस चलते जा रहे हैं तो अपना अपना एक्सपेंड करते जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की फिलॉसफी को। और मेन मकसद क्या है कि प्रिजर्व करके रखना है कोर आइडेंटिटी को, और जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उसको। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एग्जैक्टली जो वैल्यूज़ चाहते थे वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कोर आइडेंटिटी और फाउंडेशनल वैल्यूज़ मेंटेन रहें। ये हमारा क्या है, चाहिए हमें कि ये बस जो हमारी पार्लियामेंट है इस वाले जो सोल है उसको ना अमेंड कर सके, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है। अब एक ये पॉइंट जो आपको नॉर्मली बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है एंड क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि इसका रूट कहाँ से मिलता है। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल रूट मीन्स कहाँ से आइडिया मिला हमारी जुडिशरी को भी ना, तो याद रखना है इन्फ्लुएंस हुए थे हम किससे, जर्मन ज्यूरिस्ट थे एक, डाइटरिच कॉनरेड्स की थ्योरी थी इम्प्लाइड लिमिटेशंस, कि लिमिटेशन इम्प्लाई होते हैं अमेंडिंग पावर्स पर, है ना। तो मीन्स आप अमेंड कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड पावर है, लिमिटेड पावर है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, तो आई एम होपिंग कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट तो हम कल कर चुके थे, सिर्फ एक ये फोर्थ पॉइंट है जो आज मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इवोल्यूशन टाइमलाइन। मैंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो इवोल्यूशन हुआ जुडिशियल केसेस के साथ साथ, तो आज हम इन लैंडमार्क केसेस को देखेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1951 का शंकरी प्रसाद केस आता है। ये आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजी में भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो, और खासकर स्टेट पीएससीज में तो पूछते ही पूछते हैं। आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको 100% मिल जाएगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले 1951 का आता है शंकरी प्रसाद केस, और उसके बाद आता है हमारा 1965 का सज्जन सिंह केस, है ना। अब इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। क्या कर सकती है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और आर्टिकल 368 के तहत जो होने वाला अमेंडमेंट होता है ना, वो लॉ नहीं माना जाएगा। ओके, तो दोनों में सेम चीज़ बोली गई थी, इसलिए मैंने एक साथ बोला है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और ये जो अमेंडमेंट किया है अंडर आर्टिकल 368 इसको लॉ नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ये दोनों केसेस में सेम बात थी।
फिर आया हमारा 1967 का गोलकनाथ केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ना बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है, सैक्रोसैंक्ट है, मीन्स पवित्र है ना, और पार्लियामेंट इन्हें अमेंड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर पहली बार जो हमारा डॉक्ट्रिन है ना प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का, ये उभर कर आया, ये अप्लाई हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि गोलकनाथ वाले केस में कौन सा डॉक्ट्रिन आया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं अरे यार क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था कभी, है ना। तो याद रखना कि क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग हमारा कहाँ अप्लाई हुआ था, गोलकनाथ वाले केस में अप्लाई हुआ था, ठीक है, क्योंकि रिवर्स कर दिया था उन्होंने अर्लियर जो प्रोविजंस चल रहे थे उसको। अर्लियर क्या बोलेंगे, जो जुडिशियल के जो आउटकम्स उन्होंने जो बोला था उसको क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये केसेस आए, गोलकनाथ ने मना कर दिया कि भाई आप तो नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट कैसे शांत बैठेगी, वो बोलेगी बेटा अच्छा अभी बताते हैं तुमको, है ना। फिर पार्लियामेंट लेके आई 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कब के हैं, 1971 के हैं। पार्लियामेंट ने पता है इसको पास करके जो गोलकनाथ जजमेंट था उसको ओवरटर्न करने की कोशिश की, और आर्टिकल 13 और 368 में क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए। ये आपको याद रखना है कि गोलकनाथ के रिस्पॉन्स में ही हमारा क्या है, 24th एंड 25th केस आए थे। ओवरराइड किया गोलकनाथ केस को, इंसर्ट किया आर्टिकल 13 क्लॉज 4, आर्टिकल 368 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 31C। मीन्स जो प्राइमेसी देने रहे थे ना, हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 एंड 19, उसके ऊपर हमने मतलब प्रोविजन दिए, प्राइमेसी दी किसको, आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी को। ये क्या है, हमारे DPSPs हैं कि अगर हम ये प्रोविजंस लेकर आएंगे इनसे एसोसिएटेड, तो आप ये नहीं बोलोगे कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम आ गया। अब देखते हैं आगे के केसेस। अब आएगा हमारा 1973 का केशव नंदा भारती केस। ये हमारा टर्निंग पॉइंट था एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिएगा। एंड ऑब्वियसली आप इस वाले जजमेंट को मेरी पहले वाली क्लास से सुनते हुए भी आ रहे हो, तो आपको ये कुछ नया नहीं लगना। बस ये वाला पॉइंट आपको नया लगेगा कि इस वाली केस में जो बेंच थी ना, वो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी इंडिया की, लार्जेस्ट एवर थी। यहाँ पे 13 जजेस की बेंच बनी थी, जहाँ पे 7/6 की मेजोरिटी से आंसर और जो रूलिंग थी वो आई थी। रूलिंग क्या थी, इन्होंने जो गोलकनाथ केस था उसको ओवर रूल्ड कर दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये ओवर रूलिंग कर रहे हैं हम इसको। और फिर कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को, वर्ड याद रखना, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बट यही तो हमारी मेन चीज़ है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ना तो ऑल्टर कर सकती है, ना डिस्ट्रॉय कर सकती है, ना चेंज ला सकती है, ना पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। किसको, बेसिक स्ट्रक्चर को। ये आपको याद रखना है। इस जजमेंट की डेट थी 24 अप्रैल 1973। ये आप याद रखना, मैंने कल भी बताया था, ये 24 अप्रैल 1973 है ना। ये आपको आगे वाले केसेस में हेल्प करेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये क्या था, एक हिस्टोरिक लैंडमार्क बन गया था, ये आपको याद रखना है। इन्होंने अपहेल्ड किया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, बट पार्लियामेंट की जो चेंज करने की पावर, अमेंडिंग पावर, उसको लिमिट किया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आया हमारा 1975 का इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। इसमें क्या हुआ, 39th अमेंडमेंट जो था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहली बार इन्होंने क्या किया, एक किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मतलब बोला कि नहीं ये सही नहीं है, इनवैलिडेट कर दिया, किसको, 39th वाले को। और रिकॉग्नाइज किया कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है और रूल ऑफ लॉ है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर है। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी केस में किसे बोला गया, इंदिरा गांधी है ना, तो इलेक्शन हुए होंगे, सीधी सी बात है, ऐसे याद रखो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और रूल ऑफ लॉ, वही इमरजेंसी वाली चीज़ से कनेक्ट करो कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये क्या है, हमारे बेसिक फीचर्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। ये 1980 का है हमारा। इसने स्ट्रक डाउन कर दिया हमारा किसको, क्लॉज 4 को एंड क्लॉज 5 को, ठीक है, जो आर्टिकल 368 थे। और ऐड किससे किया था इसको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ये आपको याद रखना है। कोर्ट ने पता है यहाँ क्लियरली कहा कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर खुद एक बेसिक फीचर है, ओके। कि जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास ये भी पावर है कि आप ये भी अमेंड कर दो कि नहीं हमारे पार्लियामेंट के पास ही सारी पावर है, भैया ऐसा नहीं है। लिमिटेड अमेंडिंग पावर होना खुद एक बेसिक फीचर है, तो आपको लिमिटेड ही पावर्स रखनी पड़ेंगी, आप एब्सोल्यूट अमेंडिंग पावर नहीं ले सकते हो, ठीक है। और अगर फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच का बैलेंस जो है ना, उसको भी मेंटेन करना जरूरी है, ये भी हमारा क्या है, बेसिक फीचर है। तो आपको ये याद रखना है कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर की बात की गई
और हार्मोनी या फिर बैलेंस बनाने की बात की गई कि इसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में। तो ये भी क्या हमारे बेसिक फीचर्स हैं। आगे आते हैं और इम्पोर्टेंट केसेस में। अब देखो एसआर बोमई केस हमारा 1994 का, यहाँ पे ये पीवाईक्यू में आ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर एक असेंशियल पार्ट बोला गया। इन्होंने क्या किया, जो प्रेसिडेंट रूल था ना आर्टिकल 356, इसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर ले आए इन्हीं ग्राउंड्स पे कि फेडरलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए जो प्रेसिडेंट रूल है वो ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा ही आएगा। अब आता है 1997 का एल चंद्र कुमार केस। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रिब्यूनल्स पर जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ना, उसको बेसिक फीचर बना दिया गया। मतलब जो हाई कोर्ट है हमारी, है ना, किसके अंडर, आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम पावर देखें आर्टिकल 32 में, तो ट्रिब्यूनल के ऊपर जो कंट्रोल करती है ना, मतलब कंट्रोल जैसा है इसकी जुडिशियल रिव्यू, तो उसको भी क्या कर दिया कि ये भी बेसिक फीचर है। ऐसा नहीं है कि हम लोअर कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम रिव्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आया हमारा आखिर में 2007 में IR कोयलो केस, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो डेट बताई थी ना, 24 अप्रैल 1973, याद आया, अभी बताई थी, केशव नंदा भारती केस। तो क्योंकि यहीं पे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था ये शुरू हुआ इसके बारे में, तो अब हम इसी डेट को रेफरेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 9th शेड्यूल की जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी है ना, उसको अब कर दो भाई ख़त्म। मतलब पहले क्या होता था कि 9th शेड्यूल में अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ डाल दिया तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर वो नहीं आएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 9th शेड्यूल के जो लॉज हैं वो अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर आपने ऐड कर दिए और अगर ये फंडामेंटल राइट्स या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर इम्पैक्ट डालता है, इन शॉर्ट अगर ये इसको डैमेज करता है, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। ब्लैंकेट बैन अब नहीं है, तो इसलिए ये डेट मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़े से हम एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ये ऑलरेडी वैसे आपको पता है कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म होना चाहिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए इंडिया में, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अभी इंदिरा गांधी वाले केस में देखा था, लिमिटेड अमेंडिंग पावर भी खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हार्मोनी मेंटेन रखनी है में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में, है ना। अब अगर देखें जुडिशियल रिव्यू, अभी देखा हमने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच क्या होनी चाहिए, पावर सेपरेट होनी चाहिए, फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया एंड सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लेजिस्लेटिव पावर भी हमारे क्या है, ये कुछ है। और बाकी की और जैसे केस वाई, जैसे जैसे नए नए केस इवॉल्व होते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अलग अलग जजमेंट्स देके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट उनको डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब इसका अभी ना कोई भी ऐसा नहीं है कि क्लोज या फिक्स्ड लिस्ट है, अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, टाइम टू टाइम इसको एक्सपैंड करती रहती है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अमेंडिंग स्कोप देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स के ट्रैप हैं, ये ऑलरेडी आपको मैं कल वाली क्लास में बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये पढ़ना भी चाहिए अभी आज वाली क्लास में, बट ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये, तो मैंने इंक्लूड किया है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर इट मीन्स असेंशियल कोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 368 को यूज़ करके अमेंड कर सकती है, ऐड, मॉडिफाई, रिपील कर सकती है, बट कोर असेंशियल को, मतलब असेंशियल कोर या फिर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है, तो यस, वही जो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंशियल आइडेंटिटी है, बेसिक फीचर्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू को भी कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं कर सकती। पता चले बोले कि अच्छा जुडिशरी वाले ज़्यादा बोल रहे हो, हटाओ तुम्हारी जुडिशियल रिव्यू की पावर, तो ऐसा भी कंप्लीटली नहीं हटा सकती है। और खुद की जो अमेंडिंग पावर है उसको एब्सोल्यूट नहीं बना सकती है, ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वही वाले पॉइंट्स हैं। अब ये हमारे कुछ ट्रैप्स हैं जहाँ से एग्जामिनर हमें फंसाता है, तो उसको देख लेते हैं। तो याद रखना है आपको यहाँ पे क्या बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल 368 में डिफाइंड है, भाई नहीं है, कहीं भी नहीं है, प्योरली जुडिशियल डॉक्ट्रिन है, जुडिशरी लेके आई है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। क्या कोई लिस्ट है, मतलब फिक्स है, तो नहीं है। अभी बोला कि केस बाय केस बेसिस पर ये डिसाइड और एक्सपेंड होते रहते हैं। क्या 9th शेड्यूल को इम्यूनिटी है टुडे, है बट लिमिटेड है, मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद वालों को इम्यूनिटी नहीं है, उससे पहले वाले लॉज को थी, बट इस डेट के बाद वाले को इम्यूनिटी नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर से वो नहीं बच सकते। फिर इज देयर अ डिफरेंस इन पावर, यस,
पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। मतलब पावर में डिफरेंस वाली चीज़ की अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये ओरिजिनली बनाई गई थी, चूज़न की गई थी लोगों से, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको तो ओरिजिनल पावर थी, मतलब कंप्लीट पावर थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो पार्लियामेंट है, तो पावर तो है इनके पास चेंज करने की, बट वो लिमिटेड है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब डिराइव की गई है एंड लिमिटेड है। किसके कंपैरिजन में? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। मीन्स आपको क्या पता चल गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके पास क्या थी? अनलिमिटेड एंड ओरिजिनल पावर्स थी। बट अभी पार्लियामेंट के पास क्या है? डेरिवेटिव एंड लिमिटेड पावर्स हैं एज कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आई एम होपिंग कि आपने पूरा लेक्चर अच्छे से सुना होगा, कोई भी इशू नहीं आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इन केस अगर कोई भी डाउट हो, क्लास को दोबारा देखिए। अगर तब भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ऑलरेडी मैं PDF जैसे हमेशा ही टेलीग्राम पे पहले ही अवेलेबल करवा देती हूँ क्लास से पहले ही। तो आज की भी PDF ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अब टाइम है आपकी टेस्टिंग का, है ना, कि आपने कितने ढंग से क्लास को सुना है। अगर आपने ढंग से क्लास को सुना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। इसका आंसर आपको ही देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, आपको जो भी सही लगेगा उसको बताइएगा। एंड अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हो, आपके अगर कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी मिल रही हो, आपके डाउट्स रिजॉल्व हो रहे हो, तो हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, और जितने भी नीडी वंस हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि पूरा का पूरा, चाहे UPSC का हो, तो जो हमारी 1 पेजर सीरीज़ हैं, ऑलरेडी हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी की भी ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है ना। और वो मेजर सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी थी, तो वो हो चुका है। तो उसको ढंग से देखिए। UPPCS पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर रही हूँ मैं, क्योंकि एग्ज़ाम है। तो आपने देखा होगा कि मेंस के जो PYQs हैं, ठीक है, GS5 के भी वो चल रहे हैं। 25 का पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2024 के हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। और जो प्री के पेपर्स हैं, हम मतलब अभी थोड़ा सा उसमें डिले हो गया है, बट ये कंप्लीट होने वाले हैं ऑलरेडी। हम इसका भी 25 और 2024 का भी एक पार्ट कर चुके हैं, बट हम जल्दी ही इस वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करके ख़त्म करेंगे, है ना। और जो आई दृष्टि है उसको भी हम कर रहे हैं, है ना। उसका जो नेशनल अफेयर्स है वो एक पार्ट हो चुका है, एंड आज या कल में सेकंड पार्ट उसका आ जाएगा। तो अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हो, है ना, तो लाइक कीजिएगा, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और इसका आंसर आपको ही देना है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हम हमारी जो MCQ सीरीज़ होती है, जो कल आएगी, इस पर 5 MCQs की, मैं वहाँ पे MCQs को डिस्कस करूँगी, ओके। तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड शाइन करते रहिए, ओके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।